Hello everyone, welcome to CS classes and my name is Shweta. सो हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं और ये हमारी सेकंड क्लास है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को सो दैट कि आपको लेटेस्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके एंड लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में सो दैट वो भी क्लासेस का बेनिफिट ले सके। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। लास्ट क्लास में हमने देखा था डेटाबेस होता क्या है, कुछ किसी किसी डेफिनेशन जैसे थी होती हैं उनकी, ठीक है। एंड इंस्टेंसेस एंड स्कीमा क्या होते हैं, ये लास्ट हमारा टॉपिक रहा था लास्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर। दिस इज़ आवर सेकंड क्लास और इसके अंदर हम लोग यहाँ से जो लास्ट क्लास में टॉपिक था इंस्टेंस एंड स्कीमा, इसे आगे से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे विच इज़ डेटाबेस सिस्टम एनवायरनमेंट। सो लेट्स सी के एनवायरनमेंट मतलब डेटाबेस सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम कॉलेज क्लासेस की बात करते हैं तो उसके लिए हमें पहले क्लासेस प्रॉपर होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। देन उसके बाद में फर्नीचर जो होता है, हमें जितना भी हमें मटेरियल चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से रखना है, ठीक है। ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एंड चॉक डस्टर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर स्मार्ट बोर्ड है तो वो होना चाहिए स्मार्ट क्लास के अंदर, और अगर वाइट बोर्ड है तो हमें मार्कर और उसके लिए, ठीक है, डस्टर मतलब इरेजर काइंड ऑफ चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए चाहिए। सिमिलरली अगर हमें डेटाबेस एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें होती हैं या एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट होता है कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमें बताता है सेट ऑफ कॉम्पोनेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट डेटा सिस्टम टू ऑपरेट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके अंदर, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड रहते हैं, ठीक है, जो कि कलेक्टिवली क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हार्डवेयर होता है हमारा, हार्डवेयर के अंदर सर्वर्स आ जाएंगे, स्टोरेज डिवाइसेस आ जाएंगे आपके, ठीक है, मेमोरी, रैम, सीपीयू से ये सारी चीज़ें आएंगी हमारे हार्डवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, जिसके ऊपर हमारा डेटाबेस सिस्टम रन करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएंगे हमारे, लाइक वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। मिडलवेयर के अंदर जैसे लास्ट क्लास में हमने 3 tier आर्किटेक्चर देखा था, जिसके अंदर एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं जो कि क्लाइंट बोलते हैं उनको, देन एप्लीकेशन लेयर आती है, देन सर्वर आते हैं। तो सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो कम्युनिकेशन बिठाते हैं दैट इज द मिडलवेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो वही है कि मिडलवेयर जो होती है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है जो फैसिलिटेट करती है कम्युनिकेशन को एप्लीकेशन लेयर के साथ में टू द टीपीएमएस। इंक्लूड क्या करती हैं ये, एप्लीकेशन सर्वर, मैसेज क्यू हो सकते हैं या डेटा इंटीग्रेशन टूल्स हो सकते हैं हमारे। नेक्स्ट आता है डेटाबेसेस के अंदर, डेटाबेस फाइल हो जाती है हमारी, फिजिकल फाइल होती हैं ये, ठीक है, स्टोर द एक्चुअल डेटा एंड मेटा डेटा, ठीक है। मेरा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा, कि किस तरीके का डेटा है, कितनी साइज है इसकी, कहाँ पर स्टोर है ये, और एक्चुअल डेटा आ जाएगा। लाइक स्टूडेंट रिकॉर्ड हमें सेव करना है तो स्टूडेंट के रिलेटेड जितने भी डेटा होगा, ठीक है। डेटाबेस स्कीमा हो जाएगा जो कि स्ट्रक्चर बताता है हमें, व्यू बताएगा, इंडेक्सेस बताएगा, कंस्ट्रेंट्स बताएगा, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं स्कीमा के अंदर। एंड डेटा इज एक्चुअल रिकॉर्ड इन द डेटाबेस। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नेटवर्क कनेक्शन आ जाएंगे। मान लीजिए कि सेम ऑफिस के अंदर अगर आपका डेटाबेस सर्वर है और क्लाइंट अगर सेम ही ऑफिस के अंदर है तो लैन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे। अगर सेम सिटी के अंदर है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। और अगर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है या कंट्रीज़ के अंदर है तो हम लोग वैन यूज़ करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है टू मेक कनेक्शन। फायरवॉल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी मेजर्स लगाने के लिए हमें, जिससे हम अनऑथराइज एक्सेस को से हम अपने डेटा को सिक्योर रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैकअप एंड रिकवरी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिकवरी क्यों, मान लीजिए कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है, ठीक है, तो हमारा डेटा चला जाएगा, तो उसके लिए टाइम टू टाइम हमें रिकवरी भी रखनी होती है, तो मॉनिटरिंग करनी होती है हमें, ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग क्यों करनी होती है, क्योंकि डेटाबेस परफॉर्मेंस हमें देखनी होती है। अगर कोई रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइजेशन है तो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करना है, और ओवर यूटिलाइजेशन है तो उसको उसका लोड जो है वो कम करना है, और लोड को डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सिस्टम हेल्थ हमें चेक करनी होती है ताकि सिस्टम क्रैश ना हो जाए, ज़्यादा ओवर हीट हो जाए या ओवर यूटिलाइजेशन हो जाए उसका, ठीक है।
डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन यूज दिस टूल टू मैनेज ऑप्टिमाइज डेटाबेस एनवायरनमेंट। सिक्योरिटी आ जाता है हमारा, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टीम। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। एप्लीकेशन डेवलपर्स क्रिएट करते हैं सॉफ्टवेयर को, इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। डेटा एनालिटिक्स क्या करते हैं एंड साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो परफॉर्म द डेटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग यूजिंग डेटाबेसेस। ETL टूल हम लोग यूज करते हैं। ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड डू, जो बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड आता है हमारा रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट। कंप्लाइंस क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमें बनानी है उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा डेटाबेस लैंग्वेज विच इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो मान लीजिए अगर हमने डेटाबेस बना लिया है तो हमें उसको एक्सेस कैसे करेंगे, कैसे उसके अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे, कैसे अगर अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट करना है। या मान लीजिए कोई स्टूडेंट डेटाबेस है, स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर मान लीजिए कुछ नए स्टूडेंट आए हैं या कुछ स्टूडेंट चले गए हैं, तो हमें किस तरीके से अपडेट करना है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना है। तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कैसे मैं इंसर्ट करूँगी, कैसे अपडेट करूँगी। या मान लीजिए मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करना है, देखना है, ठीक है, वापस कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन है जो मुझे वापस देखनी है, तो मैं कैसे उसको रिट्रीव करूँगी। तो वो सारी चीज़ों के लिए मुझे उसको कम्युनिकेट करना आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है लैंग्वेजेस और इंटरफेसेस, जो मुझे टूल प्रोवाइड करेंगे या एक एड देंगे जिसके थ्रू मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ डेटाबेस में। तो लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस क्या होते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं डेटाबेस सिस्टम के अंदर, जो अलाउ करते हैं यूज़र एंड एप्लीकेशन को कि इंटरेक्ट कर सकते हैं हम डेटाबेसेस से। Language and interfaces provide the means to define, manipulate, query और manage data stored in the database। तो interfaces और language क्या करती हैं, हमें एक मीडियम या एक मीडियम प्रोवाइड करती हैं जो कि डिफाइन कर सकते हैं डेटाबेस को, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई चेंजेस अगर हम परफॉर्म करने हो, क्वेरी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस। तो क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं एज अ लैंग्वेज के लिए, तो आप लोग ने सुना होगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल या सीक्वल भी बोलते हैं इसको। मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेज है फॉर इंटरेक्टिंग विद द रिलेशनल डेटाबेस, अलाउ यूजर टू क्रिएट, मॉडिफाई रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा एंड डेटा, ठीक है। एसक्यूएल कमांड्स इंक्लूड, सेलेक्ट हम लोग यूज करते हैं फॉर क्वेरिंग, इंसर्ट यूज करते हैं एंटर करने के लिए डेटा को, अपडेट यूज करते हैं मॉडिफाई करने के लिए, डिलीट यूज करते हैं रिकवरी करने के लिए, रिमूव करने के लिए, ठीक है। अदर टाइप ऑफ डेफिनेशन जो सपोर्ट अदर टाइप ऑफ लैंग्वेज होती हैं, इसके अंदर सब डोमेन होते हैं जो कि हमें डिफाइन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो एस जो सीक्वल होती है, सीक्वल सपोर्ट करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कॉल्ड DDL। अदर जो लैंग्वेजेस आती हैं लाइक डेटा, एक मिनट इसमें है नहीं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, ठीक है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होती है, एंड एक और होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होती है, जिसमें हम लोग ग्रांट और ग्रांट्स को रिमूव करना देते हैं ना, मतलब जैसे कोई यूज़र है, किसको कितनी ग्रांट देनी है, कौन कौन सी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, वो सारी चीज़ें, और उससे है ना वो सारी ग्रांट लेना, रिमूव करना और ग्रांट देना, ये सारी चीज़ें आती हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अब मान लीजिए कि मैंने ये तो कर लिया है कि डेटाबेस क्वेरी के थ्रू मैं क्वेरी अपडेट कर रही हूँ, ठीक है, कि डायरेक्टली मैं डेटाबेस के अंदर चीज़ें मैनिपुलेट कर पा रही हूँ। पर मान लीजिए लैंग्वेज के अंदर या किसी जैसे मान लीजिए आप लोग जब भी कभी फॉर्म वगैरह भरते हो, तो फॉर्म में आपने लॉगिन किया, रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन करते हैं, तो किस तरीके से वो सिंक करता है या मैच करता है कि आपका पासवर्ड जो है, जो आपने यूज जब रजिस्ट्रेशन किया था उसके टाइम पर जो डाला था वही है या नहीं है। तो ये करते हैं हम लोग कि प्रीवियस जो डेटा स्टोर किया है उसके साथ में सिंक करना है। तो वो फ्रंट एंड एंड बैक एंड से किस तरीके से हम लोग कनेक्टिविटी बिठाते हैं लैंग्वेजेस के थ्रू, ठीक है। तो वही कनेक्टिविटी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जावा डेवलपमेंट, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू, JDBC बोलते हैं इसको, ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये कुछ टूल तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी बिठाते हैं। बस एक नाम याद रख लीजिए, इतना डिटेल में हम लोग आगे आने वाले कोर्सेज के अंदर ये सारी चीज़ें करेंगे।
एक होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होती है। नो एसक्यूएल, नो एसक्यूएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पर नो एसक्यूएल आपने बहुत सुनी होगी। नो एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज, नो एसक्यूएल डेटाबेस ऑफन हैव देयर ओन क्वेरी लैंग्वेज स्पेसिफिक टू देयर डेटा मॉडल। ठीक है, उनकी अलग से एक क्वेरी लैंग्वेज होती है नो एसक्यूएल की। नेक्स्ट आता है आपका रेस्टफुल एपीआई, ग्राफ क्यूएल। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेसेस, आपने देखा होगा मैनी डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड कमांड लाइन इंटरफेसेस दैट अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवलपर्स टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेसेस यूजिंग टेक्स्ट बेस्ड कमांड। टेस्ट जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, कमांड जितनी भी हमें देनी होती है, लाइक हम लोग जो यूज़ करते हैं विंडोज़ के अंदर, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, आइकन बने होते हैं, उस पर क्लिक करते हैं एंड अपना काम कर लेते हैं। वेयर एज अगर हम कमांड लाइन के थ्रू बात करेंगे, या पहले डॉस आपने सुना होगा, तो उसमें कमांड लिखते थे हर चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो वो कमांड लाइन इंटरफेसेस हमें कमांड याद होनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा यही होता है कि अगर कमांड याद है तो आप काम कर लोगे, अगर नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहाँ पर ऐसा कोई जीयू आइकन वगैरह वाला चीज़ नहीं होती है। दीज इंटरफेसेस आर ऑफन यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, स्क्रिप्टिंग एंड डिबगिंग के लिए हम लोग CLI यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में जो है एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, पर जब आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या इंटरव्यू वगैरह में आपको ये पूछा जा सकता है कि OLTP और OLAP क्या होता है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है। ऑन OLTP स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एंड OLAP इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओ एल टी पी एंड ओ एल ए पी जो होता है वो टू डिफरेंट डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ डेटाबेस सिस्टम होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ओ एल ए पी, ओ एल टी पी सिस्टम एंड ओ एल ए पी सिस्टम। ओ एल टी पी सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो रियल लाइफ के अंदर जो स्मॉल स्मॉल ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही होती हैं, उनको अगर हम एक जगह पर स्टोर कर लें, दैट इज द ओ एल ए पी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। एंड जो कभी कभी होती हैं, हर डेली नहीं होती हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होती हैं, उनको बोलते हैं ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, ये वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन और ये नॉर्मलाइज डेटाबेस के अंदर होती हैं। मैनी स्मॉल ट्रांजेक्शन होती हैं, ये सारी जितने भी ट्रांजेक्शन हमारे OLTP के अंदर होते हैं वो सारी ट्रांजेक्शन हम लोग फीड करते हैं OLAP के अंदर टू मेक द डिसीजन। डिसीजन मेकिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज द OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। सॉरी, ETL is extract tool, extract, transform and load pipeline and then data warehouse, और ये स्टार स्कीमा। ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हाई कंकरेंसी होती है क्योंकि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती हैं, एक टाइम पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। ठीक है, तो कंकरेंसी होती है हाई, और छोटी छोटी शॉर्ट ट्रांजेक्शन होती हैं, राइट ऑप्टिमाइज होती हैं, नॉर्मलाइज फॉर्म में होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है सब सेकेंड्स जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो उनका सेकेंड्स में होता है। OLAP करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो लो कंकरेंसी होती है क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होती हैं ये, पर बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं। रीड ऑप्टिमाइज होती हैं, डी नॉर्मलाइज स्कीमा होता है इनका। ठीक है, क्योंकि स्टार स्कीमा, ठीक है, ये स्टार स्कीमा डी नॉर्मलाइज फॉर्म में ही होता है, बैच प्रोसेसिंग के अंदर होती हैं, बैच होता है और ये हाई थ्रूपुट देने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जो OLAP एंड OLTP के अंदर एक बहुत डिफरेंसेस भी आपको पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। तो जैसे हमने एक ब्रॉड आइडिया तो हमने ले लिया है, वही चीज़ें हमने यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे डे टू डे ट्रांजेक्शन अगर हमें करना हो तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। ठीक है, जिसके अंदर इन एडिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग ये सारी चीज़ें होती हैं रियल टाइम में। और इंक्लूड रहता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर इंफॉर्मेशन अपडेट के बेसिस पे। और OLEP में क्या चीज़ें होती हैं हमारी, डिज़ाइन फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, रिट्राइविंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेटेड डेटा। हिस्टोरिकल डेटा पे काम करता है, यहाँ पर जो इतना डेटा होगा वो रियल टाइम डेटा होगा, यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा पे काम किया जाता है। ठीक है, OLEP डेटाबेस कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस इंटेलिजेंस एंड रिपोर्ट सिस्टम के लिए। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर होता है, रिडंडेंसी रहती है यहाँ पर, इंश्योर करता है इंटीग्रिटी को। एंड रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ऑन टेबल ऑप्टिमाइज फॉर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के अंदर, स्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट अपडेट एंड इंसर्ट।
वेयर एज अगर हम OLAP की बात करेंगे तो डीनॉर्मलाइज फॉर्म में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टार एंड स्नोफ्लेक्स स्कीमा हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज डेटा रिट्राइवल एंड एनालिसिस, प्री एग्रीगेटेड एंड ऑर्गेनाइज टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरी ऑफन इन्वॉल्विंग जॉइन एंड एग्रीगेशन टूल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेरी टाइप क्या होता है। इसमें क्रूड हम लोग यूज करते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, एंड ये स्पीड एंड एफिशिएंसी होती है डेटा मॉडिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं ग्रुपिंग, फिल्टरिंग एंड मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं हम लोग। यहाँ पर रीड, हैवी एंड ऑप्टिमाइज डेटा रिट्राइवल एंड रिपोर्टिंग होता है। डेटा वॉल्यूम होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारा ट्रांजेक्शन होती है, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती हैं OLTP के अंदर। ठीक है, मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वेयर एज OLAP के अंदर डेटा जो होता है कम लार्ज होता है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन हो रही होती है पर बहुत फ्रिक्वेंट नहीं होती हैं। ठीक है, यूज एनालिसिस, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हम लोग एनालिसिस कर रहे होते हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम परफॉर्मेंस एंड रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो प्रायोरिटाइज लो लेटेंसी होती है, यहाँ पर हाई थ्रूपुट होता है। परफॉर्मेंस फॉर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के लिए एम टू मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम फॉर द रूटीन डेटा अपडेट्स। अगर हम OLAP की बात करेंगे तो प्रायोरिटाइज क्वेरी परफॉर्मेंस एंड दी ऑप्टिमाइज फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरीज के लिए, इवन इफ दे टेक लॉन्गर टू एग्जीक्यूट। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे जो OLAP एंड OLTP के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। OLTP एग्जाम्पल लिखेंगे सिस्टम का तो पॉइंट ऑफ सेल इन रिटेल। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में क्या चीज़ चल रही है, ऑनलाइन एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में क्या है, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ OLTP ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। अगर हम OLAP के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, डेटा वेयर हाउसेज, रिपोर्टिंग सिस्टम यूज्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट रिसर्च एंड सेल्स फॉरकास्टिंग। मान लीजिए कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है या आगे किसी की डिमांड बढ़ने वाली है तो वो हम लोग ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे होते हैं, पहले पीछे बहुत अच्छी एनालिसिस होती है, उसके बाद में ही हम लोग उसके डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो वो सेल्स फॉरकास्टिंग किस तरीके से की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ OLAP। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दिस इज डेटा मॉडल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके क्वेश्चंस आने के इसमें से अच्छे खासे चांसेस हैं। सो व्हाट इज डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल क्या होता है, लाइक हमने 2 टियर 3 टियर आर्किटेक्चर देखे थे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। हमारी क्लाइंट लेयर होती है एंड कॉन्सेप्चुअल लेयर होती है या फिर एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, एंड देन होती है हमारी फिजिकल लेयर। तो अगर हम आर्किटेक्चर के बेसिस पे देखें तो हर एक जो लेयर होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम होता है, तो उसके बेसिस पे हमारे डिफरेंट डेटा मॉडल हो सकते हैं। और एक अदर तरीके से भी पढ़ते हैं हम कि उनका आर्किटेक्चर किस तरीके से होता है, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करते हैं हम डेटा मॉडल को, उसके बेसिस पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा मॉडल्स पढ़ते हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो data developed to summarize the description of the database. Data model provide us the transparent picture of the data, helps us to create a actual database. ठीक है, तो टाइप ऑफ रिलेशनल मॉडल अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं। कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल जिसके अंदर लॉजिकल रिलेशन की हम लोग बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोग ER डायग्राम देखते हैं। रिप्रेजेंटेशनल डेटा मॉडल होते हैं जिसके अंदर हम रिलेशनल डेटा मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग रिलेशनल मॉडल हैं तो रिलेशनल कैलकुलस एंड रिलेशनल अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं इनके अंदर। और फिजिकल डेटा मॉडल के अंदर आ जाता है हमारा कि किस तरीके से एक्चुअली डेटा स्टोर होगा टेबल्स एंड रोज के फॉर्म में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है फिजिकल डेटा मॉडल में। अदर टाइप ऑफ डेटा मॉडल अगर हम देखें तो वो होते हैं हमारे हायरार्किकल, ग्राफिकल, रिलेशनल, नेटवर्क मॉडल्स होते हैं जो कि हमें डिफरेंट अप्रोचेस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर हम स्ट्रक्चर करते हैं डिफरेंट तरीके से, ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट तरीके से और उनको मैनेजमेंट करते हैं। तो इनकी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डेटा मॉडल्स आते हैं तो आपको हायरार्किकल और ये सारी चीज़ें लिखनी है। और वो आप थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि अगर हम लोग एक मॉडल की बात करेंगे तो उसमें 3 डिफरेंट डिफरेंट लेयर होती हैं और तीनों में ही अलग अलग तरीके से हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द hierarchical and graphical relational network databases. So first is a hierarchical database model. So hierarchical database model क्या होता है, लाइक हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं जो जनरेशन
टू जनरेशन जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास होती हैं, दैट इज द हायरार्किकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जहाँ पर रूट होते हैं मतलब पेरेंट्स होते हैं, उनकी कुछ क्वालिटी चाइल्ड्स के अंदर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में पास होती हैं, देन अगेन नेक्स्ट जनरेशन आती है, इस तरीके से फर्दर ट्रांसफॉर्म या फर्दर चीज़ें ट्रांसमिट होती रहती हैं। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, हायरार्किकल मॉडल के अंदर ट्री लाइक स्ट्रक्चर हमारे होता है, जिसमें पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। ईच रिकॉर्ड जो नोड कैन हैव मल्टीपल चाइल्ड, जो ये होता है रिकॉर्ड। ठीक है, इनको नोड भी बोलते हैं, एंड जिनके थ्रू ये कनेक्टेड हैं, ये लिंक को बोलते हैं हम एजेस। ठीक है, चाइल्ड जो होते हैं रिकॉर्ड, बट ओनली वन पेरेंट ऑफ रिकॉर्ड। जो एक पेरेंट है, पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, पर एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो सिंपल होता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट होता है, और एफिशिएंट होता है, और मैनेजमेंट इसका आसान होता है, क्योंकि वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नॉट सुटेबल फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, क्योंकि एक नोड के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सपोर्ट नहीं करता है। नॉट वेल सुटेड फॉर इवॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल डेटा स्ट्रक्चर, और ये नेटवर्क डेटाबेस मॉडल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ग्राफ में मतलब हर एक एंटिटी किसी अदर एंटिटी से कनेक्ट हो सकती है, या फिर इसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर कनेक्टेड हो सकते हैं। लाइक ये जो एंटिटी है वो इससे कनेक्टेड है, ये जो एंटिटी है वो इससे भी कनेक्टेड है, और इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, एंड ये जो एंटिटी है वो इसके थ्रू कनेक्टेड है, यहाँ पर कनेक्टेड है, मतलब कोई भी एंटिटी किसी भी एंटिटी से कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये मैनी टू वन टू मैनी है, मतलब कि इस तरीके से ये 3 डॉट और ये बने होंगे। अगर वन होगा तो ये सिर्फ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग आगे, जब हम लोग ईआर डायग्राम पढ़ेंगे तो किस तरीके से कनेक्टिविटी होती है, रिलेशन कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसा चीज़ें हम लोग बिल्कुल फुल डिटेल में करने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ग्राफ स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। नोड जो होते हैं वो एंटिटीज रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक ये एक नोड है, दिस इज वन नोड। ठीक है, दिस इज वन नोड। सो ये है नोड्स, एंड एंटिटीज भी बोलते हैं इनको, एंड एजेस जो होंगे, जैसे मान लीजिए कनेक्टेड है थ्रू द, तो ये बता रहा है हमें रिलेशनशिप टू रिप्रेजेंट डेटा। इट अलाउ फॉर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, एंड इट इज आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा कनेक्शन के लिए। कॉम्प्लेक्स डेटा कनेक्शन अगर हमें दिखाना है तो वहाँ पर हम ग्राफिकल डेटाबेस मॉडल यूज करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे, कैन रिप्रेजेंट हाईली इंटरकनेक्टेड डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक्यूरेटली हम लोग दिखा सकते हैं। सुटेबिलिटी की बात करेंगे फॉर, तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप सच एज सोशल नेटवर्क। मान लीजिए अगर हम लोग फ्रेंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फ्रेंड होते हैं। मेरा जो मतलब कोई एक फ्रेंड है, उसके मल्टीपल फ्रेंड हैं, मेरा मल्टीपल फ्रेंड है, वो किसी और के मल्टीपल फ्रेंड हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। जो मेरा फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड का फ्रेंड है, वो मेरा भी फ्रेंड है, बीच में म्यूचुअल फ्रेंड फ्रेंड जाते हैं, तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे यहाँ पर, तो अगेन क्या जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि क्वेरी हमारी चैलेंजिंग क्वेरीज होंगी यहाँ पर। ठीक है, लेस कॉमन इन फ्यूअर अवेलेबल टूल्स कंपेयर टू द रिलेशन मॉडल। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हुए हमारे ग्राफिकल मॉडल के। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल की बात करेंगे यहाँ पर, तो नेटवर्क भी काइंड ऑफ ग्राफिकल ही है हमारे। ठीक है, यहाँ पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को हम शो कर सकते हैं। लाइक कॉलेज है, यहाँ पर कॉलेज में सीएससी स्टूडेंट हैं, और भी कई सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट हो सकते हैं, लाइब्रेरी है, और ये सारी चीज़ें हमारे रिलेटेड हैं किससे, स्टूडेंट से। सो दिस इज अ नेटवर्क। अगर यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है, ये स्टोर है। ठीक है, स्टोर से कौन कौन कनेक्टेड रहता है, स्टाफ भी कनेक्टेड रहता है, कस्टमर भी कनेक्टेड रहता है। अगर कोई ऑर्डर किया है कस्टमर ने, तो उससे भी कस्टमर कनेक्टेड रहेगा, स्टाफ कनेक्टेड रहेगा, मैनेजर कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, और ऑर्डर और कस्टमर किससे रिलेटेड रहते हैं, आइटम से रिलेटेड रहेंगे। ये कौन कौन से आइटम हमने आइडेंटिफाई किए हैं, आइटम के अंदर से ही वो ऑर्डर करने के लिए कोई एक आइटम चूज करेगा। ठीक है, और ऑर्डर भी किसका एक सबसेट होगा किसी भी एक आइटम कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है नेटवर्क का। तो यहाँ पर भी सेम जो चीज़ें हमने ग्राफिकल मॉडल में देखी हैं, वही सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर काम करेंगी। लाइक पेरेंट एंड जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं हम यहाँ पर, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हम लोग भी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल ही सीखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइज होता है टेबल्स के अंदर, जिसके अंदर रोज एंड कॉलम होते हैं। टेबल रिप्रेजेंट एंटिटीज, रोज रिप्रेजेंट रिकॉर्ड एंड कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, यहाँ देखिए आप एग्जांपल देख लीजिए इसका। लाइक ये एक रिलेशन मॉडल है डीबीएमएस के अंदर, तो इसके अंदर ये टेबल है हमारी। ठीक है, टेबल के अंदर क्या क्या चीजें हैं? टेबल के अंदर रोज हैं। ठीक है, रोज इनको बोलते हैं रोज। ठीक है, टपल्स भी बोलते हैं, और जो हम लोग वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट इज द एट्रीब्यूट, और कॉलम बोलते हैं इनको। ठीक है, कॉलम। कॉलम यहाँ पर एट्रीब्यूट, फीचर भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, टपल्स एंड कॉलम। एडवांटेज की बात करेंगे तो सिंपल होता है, वेल स्टेब्लिश एंड वाइडली अडॉप्टेड मॉडल है हमारा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में देखिए कुछ चीजें हैं, जैसे रिलेशन है, रिलेशन रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रिलेशन टेबल को भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, रिलेशन डेटा मॉडल। टपल्स क्या होती हैं? टपल्स रोज को टपल बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को कॉलम बोलते हैं। एंड प्राइमरी की वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हम आगे देखने वाले हैं, पर एक हिंट मैं आपको दूंगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, और क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट हैं। ठीक है, और उसके अंदर मान लीजिए नेम है, हर बच्चे का नेम होगा, और उसको एक रोल नंबर और असाइन कर देते हैं हम, जिसके थ्रू हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, एक दो दो तीन बच्चों के सेम नाम हो सकते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यूजिंग रोल नंबर। ठीक है, तो रोल नंबर जो होगा वो हमारा यूनिक होगा हर बच्चे के लिए, और ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे को छोड़ देंगे कि इसका तो रोल नंबर है ही नहीं। तो रोल नंबर हर एक के पास होगा और यूनिक होगा। सो दिस इज द प्राइमरी की, जो कि हमें हर एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। दिस इज द, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये कॉलम है, इन्होंने ये कॉलम लिखा हुआ है कोर्स, तो डेटा साइंस, फुल स्टैक। ठीक है, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये आपकी प्राइमरी की के अंदर एक एग्जांपल ले रखा है मैंने। ठीक है, इनको बोलते हैं हम लोग एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। ठीक है, हर एक बच्चे के अंदर ये एट्रीब्यूट होंगे, हर एक टपल के अंदर टपल जो होंगे वो हम बता रहे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। 20 है तो यहाँ पर 20 रोज दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो एडवांटेजेस हो गए हमारे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? चॉइस फॉर हैंडलिंग हाईली इंटरकनेक्टेड डेटा विद मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, यहाँ पर अच्छा नहीं हो सकता है, यहाँ पर मतलब कि थोड़ा सा क्रिटिकल पड़ेगा यहाँ। विदाउट अप्रोप्रिएट नॉर्मलाइजेशन एंड एडिशनल टेबल, अगर हमने नॉर्मलाइज नहीं किया उसको, या कोई एडिशनल टेबल हमने यूज़ नहीं किया है, तो वहाँ पर हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ी सी अगर हम समरी देख लें इनकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतनी डेटा मॉडल होते हैं। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल भी होता है, वो हम देखेंगे। हेरारिकल मॉडल क्या होता है, ये हमने देखा, वन टू मैनी रिलेशनशिप होता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं। वेयर एज ग्राफिकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल के अंदर मैनी टू मैनी और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हम यहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, पर रियल लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ हो उसका, यूज़ इतना नहीं है। मतलब लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट में हमें जो सोशली कनेक्टिविटी जो होती है वो हम दिखाने के लिए हम ग्राफिकल और नेटवर्क डेटा मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज रिलेशन डेटाबेस बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक डेटा मॉडल है, सुटेबल फॉर स्ट्रक्चर डेटा विद द कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के साथ में, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी हम इसको विद द प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन के साथ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की देखने वाले हैं, तो फुल फ्लैज टॉपिक हम लोग इसको लेके चलेंगे। एंड देन उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शंस एंड डेटा इंडिपेंडेंस, ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।